जय हिंद दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपना राजवंश चल रहा था, राठौड़ वंश राजवंश, उसी को आज आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे रणमल राठौड़ से। जैसे पहले की क्लास में अपने बात कर चुके हैं कि राव जो चूड़ा होते हैं वो अपने छोटे बेटे कान्हा को शासक बना देते हैं। उसके बाद में रणमल जो राठौड़ है, रणमल राठौड़ क्या करते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ में राणा लाखा की शरण में, राणा लाखा की शरण में, राणा लाखा की शरण में चले जाते हैं। कुछ समय जब वो वहाँ रहते हैं, रहने के बाद में उनको ये होता है कि क्यों ना इस मित्रता को स्थायी है वो किया जाए। इसलिए रणमल ये चाहते हैं कि वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो मेवाड़ राजकुमार से कर दे। मेवाड़ राजकुमार से हंसाबाई का विवाह है वो करवा दे। इसके लिए वो क्या करते हैं, विवाह प्रस्ताव है वो भेजते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम रहता है कि वो विवाह होता नहीं है। तो चलिए अपने उस घटनाक्रम की बात करते हैं। अब देखिए, रणमल है और रणमल की बहन है हंसाबाई। यहाँ भी इसके बाद भी दो पात्र होंगे अगर अपने मेवाड़ की बात करें तो। और मेवाड़ के अंदर जो दो व्यक्ति होंगे वो एक होंगे मेवाड़ महाराणा राणा लाखा और दूसरे होंगे लाखा के पुत्र राणा चुंडा या राणा चूड़ा। पहले रणमल क्या करते हैं, अपनी बहन हंसाबाई का जो विवाह प्रस्ताव है वो राणा चुंडा के लिए भेजते हैं, लेकिन राणा चुंडा जो होते हैं वो उस समय दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। और जो राणा लाखा होते हैं वो मजाक कर देते हैं कि इस वृद्धावस्था में मेरा अब कौन विवाह करेगा। जब इस प्रकार का ये प्रकरण हो जाता है तो जो सेवक विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है वो वापस आकर रणमल को सारी बात बताता है। उसी समय रणमल के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना मेरी बहन का विवाह जो है वो मैं राणा लाखा से करवा दूं और बाद में धीरे धीरे करके मैं मेवाड़ पे क्या करूंगा, अपना अधिकार है वो कर लूंगा। और इसके तहत ही रणमल क्या करते हैं, पुनः अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव भेजते हैं और वो राणा लाखा के लिए भेजते हैं। पुनः विवाह प्रस्ताव इसके लिए भेजा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते हैं, एक शर्त रख देते हैं कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा वो पुत्र ही क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक है वो बनेगा। तो देखिए, इस प्रकार का प्रकरण होने के बाद में राणा लाखा जो है वो ये कहते हैं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर होने वाले पुत्र को कैसे युवराज है या राजा है वो घोषित कर सकता हूं। तो इसके बाद में जब इस घटनाक्रम का राणा चूड़ा को पता लगता है तो राणा चूड़ा क्या करते हैं, अपने पिता के लिए अपना राजपाट है वो छोड़ देते हैं। और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी उसी प्रकार से ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। अतः यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न यही निकल कर आता है कि मेवाड़ का भीष्म कौन कहलाता है, तो मेवाड़ का भीष्म कहलाता है राणा चुंडा, राणा चुंडा। इसके बाद में क्या होता है, दोनों का विवाह है, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह है वो हो जाता है। विवाह होने के बाद में इनसे जो पुत्र प्राप्त होता है वो पुत्र था मोकल। कुछ समय के बाद में राणा लाखा की मृत्यु है वो हो जाती है और जो मोकल होते हैं वो शासक बनते हैं। और मोकल का जो संरक्षक बनाया जाता है वो बनाया जाता है राणा चुंडा को मोकल का संरक्षक है वो बनाया जाता है।
अब हंसाबाई जो थी ना, वो राणा चुंडा के ऊपर संदेह करती थी, शक करती थी कि कहीं ये मेरे पुत्र को मारकर शासक है वो न बन जाए। इसलिए राणा चुंडा जो होते हैं ना, वो मालवा के शासक की शरण में चले जाते हैं। ये मालवा चले जाते हैं। इनके मालवा जाने के बाद में मोकल का जो संरक्षक है वो रणमल राठौड़ को बनाया जाता है। रणमल राठौड़ को बनाया जाता है। और रणमल राठौड़ क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपने मेवाड़ के अंदर राठौड़ों की उच्च पदों पर नियुक्ति कर देते हैं और शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण है वो स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद में जिलवाड़ा का युद्ध होता है और जिलवाड़ा के युद्ध के अंदर, जिलवाड़ा युद्ध के अंदर जो मोकल है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो महाराणा कुंभा है वो बनते हैं। तो कुंभा के शासक बनते ही रणमल जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ा लेता है। तो कुंभा के समय के अंदर क्या रहता है कि कुंभा के सामने जब रणमल होते हैं तो कुंभा ये चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से रणमल का दमन करूं कि पता न लगे रणमल को, क्योंकि सारे बड़े अधिकारी थे वो रणमल के अधीन थे। तो इसके ऊपर कुंभा क्या करते हैं, अपनी एक योजना के अनुसार 1438 के अंदर क्या करते हैं, रणमल की हत्या है वो करवा देते हैं। रणमल की हत्या है वो करवा देते हैं। किंतु इस हत्या को जनश्रुति में किस प्रकार से बताया गया है, जनश्रुति के अंदर इस हत्या को इस प्रकार से बताया गया है कि जो रणमल की बहन थी हंसाबाई, एक तो हंसाबाई हो गई, और हंसाबाई का जो भाई है वो कौन हो गया जी, वो हो गया रणमल, वो रणमल हो गया। हंसाबाई का जो भाई है वो रणमल हो गया। अब हंसाबाई की एक दासी थी और उस दासी का नाम था भारमली, दासी का नाम था भारमली। भारमली भारमली और रणमल जो थे वो आपस में प्रेम है वो करते थे। और यहां पर एक पत्र आ गए आपके सामने कुंभा। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है कि रणमल जो है उसका पाप धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि रणमल भारमली को ये कहता है कि आप है ना क्या कर दो, कुंभा की हत्या कर दो, क्योंकि कुंभा का पालन पोषण हंसाबाई करती है और मूल रूप से जो देखभाल है वो कौन करती है, भारमली है वो करती है। तो अब भारमली को रणमल ये कह रहा है कि कुंभा की हत्या कर दो। जब कुंभा को इस बात का पता लग जाता है कि रणमल मेरी हत्या के प्रयास में है, तो कुंभा क्या करता है, कुंभा भारमली को यह कहता है कि आप क्या कर दो, रणमल की हत्या कर दो। और कुंभा के कहने पर भारमली ने क्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी। कुंभा के कहने पर भारमली ने रणमल की हत्या कर दी। ये जनश्रुति के अंतर्गत बताया गया है। तो राणा लाखा की शरण में जाता है और राणा लाखा की शरण में जाकर एक प्रकार से गिरफ्त जो है वो मेवाड़ के ऊपर स्थापित कर लेता है। उसके बाद में कुंभा के समय में आकर क्या होता है, रणमल है उसका दमन है वो होता है। जब रणमल का दमन हो जाता है यानी कि रणमल की हत्या हो जाती है, तो रणमल की हत्या के ऊपर राजस्थान में एक कहावत प्रचलित हो गई कि खेत में नाला, दीवार में आला और घर में साला जो है वो बर्बादी लाता ही लाता है। जिस प्रकार से खेत में नाला है वो भूमि को आगे से खराब कर देता है, दीवार में जो आला है वो भी खराब करता है, उसी प्रकार से घर में साला है वो बर्बादी लाता ही लाता है। रणमल की हत्या पर रणमल का जो पुत्र होता है राव जोधा, और राव जोधा है वो वहां से मंडोर की ओर भागता है। उसका पीछा करता है कौन, राणा चूड़ा, और राणा चूड़ा आकर मंडोर पर अधिकार है वो कर लेता है। और कुछ समय के लिए राव जोधा जो है वो अन्य स्थान पर शरण है वो लेते हैं। इसके बाद में जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां से राज्य है वो राव जोधा है वो करना स्टार्ट है वो करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी बात करेंगे राव जोधा की।
राव जोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से लेकर 1489 तक माना जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंडोर के ऊपर जो है अधिकार कर लेता है राणा चूड़ा। अब राणा चूड़ा का अधिकार होने के बाद में ये अपने छोटे से क्षेत्र से शासन करना है वो स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति का संचय करता है। और शक्ति का संचय करने के बाद में 1453 में मंडोर पर पुनः अधिकार करता है, मंडोर पर पुनः अधिकार है वो कर लेता है, पुनः अधिकार किया। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंडोर पर जब पुनः अधिकार किया तो वो किसे पराजित करता है, वहां कुंभा के जो किलेदार होते हैं वो कौन है, तो यहां पे थे अक्का सिसोदिया, एक व्यक्ति था अक्का सिसोदिया और दूसरा व्यक्ति जो था वो था आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा हिंगोला। तो जो बात रणमल की हत्या से शुरू होती है 1438 से और 1453 तक जो शांति बनी रहती है वो शांति एक बार फिर अशांति में बदल जाती है, क्योंकि 1453 में जैसे ही राव जोधा मंडोर पर अधिकार करते हैं पुनः जो एक प्रकार से दुश्मनी है वो प्रारंभ हो जाती है। और जब दोनों सेनाओं में आमने सामने की तन जाती है तो दोनों के मध्य एक संधि होती है और उस संधि को कहते हैं आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब होती है, 1453 में होती है। किस किस के बीच में होती है ये संधि, होती है कुंभा और राव जोधा के मध्य, कुंभा और राव जोधा के मध्य ये संधि होती है। और ये संधि करवाता कौन है, यानी कि मध्यस्थ जो है वो कौन है, मध्यस्थ है हंसाबाई, संधि करवाने वाला जो व्यक्ति है वो है हंसाबाई, क्योंकि हंसाबाई जो थी वो कुंभा की दादी थी और राव जोधा की बुआ थी, तो ये इनको समझाती है और ये संधि करवाती है। इस संधि के अंदर क्या डिसाइड होता है, इस संधि में ये डिसाइड होता है कि सोजत पाली को दोनों राज्यों की सीमा है वो निर्धारित कर दिया जाता है, सोजत पाली को दोनों राज्यों की सीमा है वो निर्धारित कर दिया जाता है। तो राव जोधा का मंडोर पर अधिकार नहीं था, जैसे ही वो मंडोर पर अधिकार करते हैं वैसे ही जब दोनों में दोबारा से तनातनी होती है तो आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि में इंपोर्टेंट कुंभा और जोधा के बीच हुई, हंसाबाई इस संधि को करवाने वाली थी और सोजत पाली को यहाँ दोनों राज्यों का बॉर्डर है वो निर्धारित कर दिया गया। या अपने ये कह सकते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि आवल बावल की संधि है वो किसके मध्य होती है, तो कुंभा और जोधा के मध्य होती है। कब होती है, 1453 में। करवाई किसने संधि, हंसाबाई ने। और क्या परिणाम हुआ, तो सोजत पाली को यहाँ सीमा निर्धारित कर दिया गया। इसके बाद में देखिए राव जोधा जो है वो मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में सामंतवादी जो व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था को वो क्या कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि सामंतवादी व्यवस्था की जो शुरुआत है, शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की थी राव चूड़ा ने इसको शुरू किया था, लेकिन इसको स्थायी करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, राव जोधा था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो राव जोधा के अंदर बात आती है वो ये आती है कि ये जोधपुर जो शहर है उसके संस्थापक थे और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण, राजस्थान के दुर्गों में एक महत्वपूर्ण दुर्ग मेहरानगढ़ का निर्माण है वो करवाते हैं, मेहरानगढ़ का निर्माण है वो कराते हैं। तो ये देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर के अंदर, और जोधपुर की स्थापना कब,
ईस्वी में, 1459 ईस्वी में ये स्थापना है वो करवाते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की अपने बात है वो करेंगे। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी या इसे कहते हैं पचेटिया पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी या पचेटिया पहाड़ी पर ये दुर्ग है वो बना हुआ है। इस दुर्ग की नींव रिद्धिबाई ने रखी थी। रिद्धिबाई यानी कि करनी माता, और करनी माता जो मंदिर है वो देशनोख बीकानेर के अंदर है। इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है, सफेद चूहे को काबा है वो कहा जाता है, और दोनों ही नवरात्रों के अंदर इनका जो मेला है वो बढ़ता है। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक विशेष बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण प्रारंभ हुआ तो उस समय क्या था, दिन में जितना निर्माण करवाते थे वो रात को उतना निर्माण है वो ध्वस्त हो जाता था। फिर जब ज्योतिष से पूछा गया तो उन्होंने उसका उपाय है वो बताया। और यहाँ अपने पास इतिहास के अंदर दो मत आते हैं। एक मत तो ये आता है कि जो उपाय बताया गया उसमें ये कहा गया कि आपने किसी व्यक्ति को नीम के अंदर जिंदा चुनवाना है, तो अगर जिंदा चुनवाने की बात आती है तो उस व्यक्ति का नाम आता है रजिया भांबी। या ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की बलि देनी है और बलि देने की जब बात आती है तो उस व्यक्ति का नाम आता है मेहर नामक व्यक्ति की बलि है वो दी गई, मेहर नामक व्यक्ति की बलि है वो दी गई। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि उपनाम इस दुर्ग के क्या हैं। तो इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चिड़िया टूकगढ़ कहा जाता है, कागमुखी गढ़ कहा जाता है, सूर्यगढ़ कहा जाता है या जोधाना कहा जाता है। इस दुर्ग के लिए दो कथन कहे गए हैं। पहला कथन जो है वो लॉर्ड किपलिंग ने कहा है, और लॉर्ड किपलिंग ने ये कहा है कि मानो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो देवताओं और परियों ने किया है। और दूसरा जो कथन कहा गया है वो जैकलिन कैनेडी ने कहा है, और जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। इस दुर्ग के अंदर बहुत सारे दर्शनीय और रमणीय स्थान हैं वो मौजूद हैं। जोधा अपने जीवन में अंतिम समय में अपनी पत्नी के कहने पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राव बिक्का को शासक नहीं बनाते हैं, और राव बिक्का जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना राज्य छोड़कर चले जाते हैं, और जिसको शासक बनाते हैं वो थे राव सातल देव। तो राव सातल देव राव जोधा के बाद में शासक है वो बनते हैं। अब देखिए राव सातल देव के समय में क्या इंपॉर्टेंट था। एक तो इन्होंने सातलमेर नगर बसाया था, सातलमेर नगर बसाया था कहां पे, वर्तमान जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा राव बिक्का के स्थान पर शासक बने, यानी कि बिक्का छोड़कर चले जाते हैं तो इनको ये जो है वो शासक बनते हैं। अब देखिए एक मेड़ता स्थान पर एक युद्ध होता है, किसके साथ, अजमेर के शासक मल्लू खां के साथ। लेकिन मल्लू खां जो है वो इस युद्ध में नेतृत्व नहीं करते हैं। नेतृत्व मल्लू खां के सेनापति करते हैं, और मल्लू खां के सेनापति कौन थे, मल्लू खां के सेनापति थे गुड़ले खां। और जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर गुड़ले खां जो है वो पराजित हो जाता है, और वहां से सेना है वो भाग गई गुड़ले खां के नेतृत्व में। जब यही सेना पिपाड़ गांव से गुजर रही थी तो उस समय पानी लेने के लिए लगभग 140 की संख्या बताई जाती है, 140 लड़कियां पानी लेने जा रही थी, और गुड़ले खां ने क्या कर लिया, इन लड़कियों का हरण है वो कर लिया। जब ये बात सातल देव को पता लगी तो सातल देव पुनः अपनी सेना लेकर जाते हैं, इन लड़कियों को रिहा करवाते हैं। जैसे ही लड़कियां रिहा होती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर नृत्य करने लगती हैं, और बाद में यही जो नृत्य है वो क्या कहलाया, गुड़ला नृत्य है वो कहलाया। गुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है
गुड़ला नृत्य सिर पर छिद्रित मटका रखा जाता है, उस मटके के अंदर दीपक होता है और दीपक को जलाकर रखा जाता है। जब ये नृत्य किया जाता है तो उस छिद्रों से वो जो दीपक जलता हुआ दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसको संरक्षण किसने दिया? इसको संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर द्वारा। और यदि व्यक्तिगत रूप से नाम पूछा जाए, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है जो इसे संरक्षण दे रहा है, तो व्यक्ति संरक्षक के रूप में है कमल कोठारी। कमल कोठारी है वो संरक्षक के रूप में। राव सातल देव के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राव सुजा। राव सुजा, और राव सुजा का राव बीका से विवाद हुआ। राव बीका से विवाद हुआ। राव जोधा के समय जब राव जोधा ने ये कहा था कि आपको जोधपुर है वो छोड़कर जाना पड़ेगा, तो राव बीका इस बात के लिए मान गए थे कि मैं अपना शासन छोड़ दूंगा, किंतु जो राजकीय चिन्ह है वो मेरे को चाहिए। तो राजकीय चिन्हों को लेकर इन दोनों के अंदर विवाद हुआ। तो सुजा की माता जो है वो इसमें मध्यस्थता करती है और इन दोनों का वो मसला है वो सुलझा देती है। और जो मारवाड़ के जो मूल राज चिन्ह थे वो राज चिन्ह जो थे वो राव बीका को दे दिए जाते हैं और बीका जो है वो बीकानेर की स्थापना है वो कर देते हैं। इनके बाद में एक शासक आते हैं राव गंगा। तो राव गंगा क्या करते हैं? सेवकी के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इनके अलावा इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि इनके समय में राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था और वो युद्ध था खानवा युद्ध। खानवा युद्ध जो लड़ा गया था 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में इस खानवा युद्ध के अंदर जो राव गंगा है वो अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को भेजते हैं। मालदेव राठौड़ को भेजते हैं। मालदेव राठौड़ को राणा सांगा की सहायतार्थ भेजते हैं। इसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मालदेव राठौड़ 9 मई 1532 को मेहरानगढ़ दुर्ग से धक्का देकर अपने पिता राव गंगा की हत्या है वो कर देता है। मालदेव राठौड़ जो है वो कहलाते हैं पितृहंता शासक। पितृहंता शासक। तो आज अपने ने राठौड़ वंश के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इतिहास की क्लास में अपने और महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।